सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। पार्ट 4 में दोस्तों, इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स पहले भी लिए हुए हैं। सेशन 2022 के हिसाब से ये लेक्चर सीरीज़ आप सभी लोगों के लिए आ रही है। और हम क्योंकि चैप्टर पढ़ रहे हैं कि यूरोप के अंदर कैसे रेवोल्यूशन फैलता है, उसका एक प्रोसेस जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखना कि समाज अगर बदलता है तो समाज में परिवर्तन करने वाले जो लोग हैं, जो ऑफकोर्स मिडिल क्लास लोग हैं, समाज में परिवर्तन वही चाहते हैं। और फ्रांस का एग्जाम्पल सेट करके इसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि कैसे यूरोप के दूसरे हिस्सों में ये क्रांति फैली। आइए समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़े होंगे, और अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, स्टूडेंट टेलीग्राम पे हैं तो आप इन सभी के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप सभी लोगों ने ये समझना है कि फाइनली अब हम जो आगे पाठ करेंगे वो एक्चुअली जितनी भी सीरीज़ हो रही है उसी के बेस्ड पे ही होती जा रही है। आपने अगर आगे के पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर वॉच आउट करिएगा, जब भी आपको ये 4th पार्ट समझ में आएगा। अब बात करेंगे इसमें एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। देखो, एरिस्टोक्रेसी क्लास जो होती है वो आपको बहुत पहले से पता था। समाज में एरिस्टोक्रेसी क्लास को हम नोबेलिटी क्लास भी बोलते थे, और नोबेलिटी क्लास का मतलब था अभिजात वर्ग। देखो, अभिजात वर्ग ना जो समाज में वो हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। अभिजात वर्ग समाज के अंदर हमेशा रहेगा, हमेशा क्या, अभी भी प्रेजेंट है। और फ्रांस के अंदर भी था और पूरे यूरोप के अंदर आप अभिजात वर्ग यानी कि एरिस्टोक्रेसी क्लास देखते हो। दोस्तों, ये एरिस्टोक्रेसी क्लास वो होता था जिनके पास ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा होता था। ज़्यादातर ज़मीनों के मालिक ये होते थे और फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे, और शादियां भी कोशिश करते थे कि एक दूसरे लोगों से ही, अपने ओहदे और अपने लेवल के लोगों से शादी करना, संबंध बनाना, या मैं कह सकता हूँ कि अपना बिजनेस करना वगैरह वगैरह चीज़ें सिर्फ अपने ही कैटेगरी के लोगों के साथ किया करते थे। अब क्योंकि हमें समझना है कि ये लैंड ओनिंग प्रॉपर्टी है तो ऑफकोर्स संख्या में बहुत कम होंगे। जिनके पास संख्या का ज़्यादा, ज़मीनों का ज़्यादा हिस्सा होता था, ऑफकोर्स वो लोग ज़मीनों के, मैं कह सकता हूँ कि मालिक बहुत छोटे छोटे, जो संख्या में कम लोग होते हैं वही होते हैं। तो ये पूरे फ्रांस में भी था दोस्तों, और यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी हमें देखने को मिलता था। फिर ये एक एग्जांपल के लिए ज़ार निकोलस का मैंने क्या कहते हैं, रशिया का राजा है, उसकी फ़ोटो लिए। एरिस्टोक्रेसी क्लास है, और आज की डेट की एरिस्टोक्रेसी क्लास आपको ये दिखाई दे रही है। तो एरिस्टोक्रेसी क्लास जिसपे समाज में ये संख्या में कम है, लेकिन ज़मीन का, पैसों का हिस्सा जो है इन लोगों के पास ज़्यादा हमेशा रहता है। और संख्या में जो ज़्यादा होते हैं दोस्तों वो होते हैं किसान वर्ग, थर्ड स्टेट। फ्रांस के अंदर याद होगा, थर्ड स्टेट के लोग जो थे, छोटे किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर, नौकर, ये लोग संख्या में ज़्यादा होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होते हैं, ज़्यादातर मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। और हमें पता है कि इनका विकास, मिडिल एज लोगों का विकास, जो ऑफकोर्स जिन्हें हम फ्रांस के अंदर बुर्जुआ क्लास भी बोलते हैं, इनको मिडिल क्लास बोला गया था। और ये मिडिल क्लास वो क्लास थे जब थोड़ा बहुत बिजनेस आना चालू हो गया था टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर, तो ये हिस्सा डेवलप होने लग गया था। ये हिस्सा यूरोप में भी डेवलप होने लग गया था, फ्रांस में भी ये हिस्सा डेवलप होने लग गया था, क्योंकि समाज के अंदर असली बदलाव तो यही लोग चाहते हैं। ये लोग बदलाव चाहते हैं समाज के अंदर, दैट इज़ वाई ये चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद यहाँ पे न्यू एजुकेटेड ग्रुप बढ़ने लग गया, और यही मिडिल क्लास के लोगों ने पॉपुलैरिटी गेन करी, और इन लोगों ने कहा कि समाज में परिवर्तन होना चाहिए। समाज में परिवर्तन इसलिए होना चाहिए क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पता है कि अगर ये लोग चाहेंगे समाज को परिवर्तित करना, तो छोटा वर्ग, जो किसान वर्ग है, जिन पे पैसा नहीं है, तो बेचारे ये कहाँ से परिवर्तित करेंगे, चेंज तो यही लाएंगे ना। तो इसीलिए इन लोगों ने चेंज की बात कही, चेंज के ऊपर फोकस करा और कहा कि हाँ भाई, चेंज होना चाहिए। चेंज होने लग गया, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। और फिर फाइनली यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, इन्होंने कहा कि समाज के अंदर ज़्यादातर पैसा जो है वो एरिस्टोक्रेसी क्लास के पास और क्लर्जी कैटेगरी के पास, राजा के पास है, और नॉर्मल जनता जो है बेचारी, वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स भर रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा ये वही लोग हैं जो थोड़ा बहुत बिजनेस जानते थे, समाज में मिडिल इन्हें क्लास बोला जाता था, थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेते थे, अपने काम के अंदर माहिर थे और समाज को बदलना चाहते थे। जैसे जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तो दोस्तों हमें पता है कि ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति जब ब्रिटेन के अंदर हुई तो उसका फ़ायदा फ्रांस को भी होने लग गया बिजनेस के माध्यम से। तो वर्किंग क्लास
जो पॉपुलेशन थी थर्ड कैटेगरी के लोग, मिडिल क्लास के लोग, उसके अंदर मैं कह सकता हूँ इंडस्ट्रियल लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल लोग, ये लोग समाज के अंदर एक नया सोशल ग्रुप बढ़ने लग गया। आप देखो भाई, बिजनेस बढ़ेगा तो सिर्फ फ्रांस में तो नहीं बढ़ेगा, दूसरा पर्शिया है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, इधर के इलाकों में भी तो बढ़ना चालू हो जाएगा ना। तो बिजनेस जब बढ़ना चालू हो जाएगा और जब ये लोग एक बिजनेस से दूसरे स्टेट में जाना चालू कर देंगे तो एक विचारधारा दूसरी विचारधारा से मिलने लग जाएगी। जो फ्रांस के अंदर आज़ादी का स्वाद छका होगा लोगों ने, तो वही चीज़ कोशिश करी जाएगी कि दूसरे और इलाकों के अंदर फैलाई जाए, है ना। तो सेम यही चीज़ें, यही प्रोसेस जो था फ्रांस से निकल के दूसरे और जगहों पे जाना चालू हो रहा था। अब एक नया थॉट निकल के आता है लोगों के मन में, फ्रांस के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके मन में एक नई चीज़ निकल के आती है। दिस इज कॉल्ड द लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब हिंदी शब्दों में हम इसे उदारवाद बोलते हैं। ओके, उदारवाद, उदारवादी लोग यानी कि फ्री लोग, फ्री थिंकिंग वाले लोग। इन्होंने कहा कि समाज के अंदर लिबरलिज्म जो है वो आइडियोलॉजी होनी चाहिए जिससे इक्वालिटी मिलेगा सभी को, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ऐसा नहीं होगा कि यूरोप के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजा की चलेगी, नॉर्मल जनता जो सिर्फ टैक्स देने के लिए बनी हुई है, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए इन लोगों ने कहा कि एरिस्टोक्रेसी सिस्टम और प्रिविलेजेस सिस्टम जो है पूरी तरीके से क्लियरली ख़त्म होना चाहिए और यहाँ पे एक ऐसा संविधान होना चाहिए, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके तहत पूरा का पूरा पार्लियामेंट चले, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चले, पूरा का पूरा देश चले जैसा आज की डेट में चलता है ना। तो ये मिडिल क्लास जो था दोस्तों, फ्रांस के अंदर भी इन्होंने ही बदलाव लाया था। यही वो लोग थे जो राजा से मिलने के लिए उनके कोर्ट में, उनके चर्च में गए थे, चर्च कह रहा हूँ, उनके कोर्ट में गए थे, अदालत में गए थे। और यही मिडिल क्लास लोग जो लिबरलिज्म का थॉट लेके आ रहे थे और यही थॉट दूसरे कंट्री के अंदर भी बन रही थी बिजनेस की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो ऑफकोर्स एक देश दूसरे देश से कनेक्ट होने लग गया और जब वो कनेक्ट होने लग गया तो ये आइडियोलॉजी भी एक दूसरे के साथ मिलने लग गई। तो ये थर्ड स्टेट जो बुर्जुआ क्लास कहलाया, जो पढ़े लिखे लोग कहलाए, इन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए जब हम लिबरलिज्म की पॉलिसी अपना रहे हैं, जब हमारा थॉट लिबरलिज्म है दोस्तों, उदारवादी थॉट अगर हमारा है तो बिजनेस में भी उदारवाद होना चाहिए, बिजनेस में भी फ्री मार्केट सिस्टम होना चाहिए। मतलब अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई सामान जा रहा है तो वहाँ पे सामान भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही जाना चाहिए। जब सामान फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा तो ऑफ कोर्स एक देश से दूसरे देश पे सामान बहुत अच्छी तरीके से बिकने लगेगा और बिकने की वजह से जो एक कंट्री दूसरे सामान पे टैक्स लगाती है, इम्पोज करती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, प्रतिबंध करती है, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि फ्रांस में जनता को बोला गया कि राइट टू वोट नहीं मिलेगा, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए भाई? समाज में लिबरलिज्म थॉट है, समाज में लोग कहते हैं कि सारा इंसान, सारे लोग स्वतंत्र है, सभी अपनी विचारधाराओं के लिए स्वतंत्र है, तो फ्रांस क्यों नहीं हो सकता? और जब लोग स्वतंत्र है तो जब बिजनेस एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में हो रहा है तो उसमें इतना ज़्यादा ट्रेड बैरियर क्यों? मतलब एक सामान अगर फ्रांस से निकल रहा है और वो सामान रशिया तक जा रहा है, फ्रांस के अंदर कोई सामान 10 रुपये का, रशिया तक पहुँचते पहुँचते वो सामान हो जाता है 100 रुपये का, तो कितना अंतर आ रहा है? तो ये नहीं होना चाहिए, टैक्स बैरियर ख़त्म कर देने चाहिए। जो सबसे अच्छी बात इन्होंने सोची थी कि ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए ताकि जो ट्रेड हो रहा है ना, जो गुड्स को, कैपिटल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जा रहा है, उसमें टैक्स ना लगे। तो इसीलिए एक टाइम पीरियड था कि जिस समय फ्रांस के अंदर जनता को राइट टू वोट नहीं था, मतलब कुछ लोगों को था। जब आपको पता होगा कि नेशनल असेंबली बनी थी 1991 तक सिर्फ मेन को था, 25 साल से ऊपर लोगों को था, और जो टैक्स देते थे उन लोगों को था। लेकिन जब जैकोबिन क्लब आया था, जैकोबिन क्लब के टाइम पीरियड पे सभी लोगों को राइट टू वोट का पावर आ चुका था फ्रांस के अंदर। तो यही सेम पावर दूसरी कंट्री में भी जा सकता था, है ना। तो यही सेम थॉट जो वर्किंग क्लास कैटेगरी के लोग थे, इन्होंने कहा कि लिबरलिज्म थ्योरी के तहत हमें दूसरी कंट्री के अंदर भी ये चीज़ें लानी चाहिए जो हम फ्रांस में लेके आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स हमें पता था कि 1790 के टाइम पीरियड पे इन्होंने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, इनके ऊपर अपने निशाने बनाए थे और कोशिश करी थी कि जो थॉट, जो चीज़ ये लोग खुद से महसूस कर पा रहे फ्रांस के लोग, वो दूसरी कंट्री के अंदर भी करें, है ना। तो इसीलिए इन्होंने बहुत ये मैप दिखाने की कोशिश करी गई, पिक्चर्स दिखाने की कोशिश करी गई है। इसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई किस तरीके से कहीं पे भी जाते हैं तो मतलब इसमें क्या करते हैं कि वहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, इक्वालिटी की बात करते हैं। तो आप इसको देखेंगे, अगर आप चित्र नंबर 4 को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, फ्रांस जो है वो चाहता है दूसरी कंट्री को आज़ाद करना। इवन सबसे अच्छी बात, जब नेपोलियन का टाइम पीरियड आया था 1799 से लेकर 1815 के टाइम पीरियड तक, तो नेपोलियन ने बहुत अच्छी चीज़ें करी, जैसे कि प्रिविलेजेस खत्म कर दिए थे पूरे फ्रांस के अंदर। सभी सिटीजन्स को कहा था कि प्रॉपर्टी का अधिकार सभी को होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसने करी वो था इंटरनल कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर देना।
इंटरनल कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि फ्रांस से जो इन्होंने इटली कैप्चर कर लिया था इस टाइम पीरियड पे फ्रांस के लोगों ने, तो इटली में अगर कोई सामान जा रहा है तो ऑफकोर्स कस्टम ड्यूटी जो पैसा एक्स्ट्रा लगता है वो नहीं लगना चाहिए। सबसे अच्छी बात इसने करी। और दूसरा इसने क्या करा, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट सिस्टम बना दिया। यूनिफॉर्म ऑफ वेट सिस्टम समझते हो, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग कहते हैं कि 1 मिलियन, जैसे कि हमने कहा कि हमारे चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर है, तो हम बाहर की कंट्री में इसको 100 के कहा जाता है, लेकिन हमारी कंट्री के हम इसे 1 लाख बोलते हैं। तो ये कहा गया कि आप संख्या बदल सकते हैं, बोलने का तरीका बदल सकते हैं, लेकिन 100 के अगर 1 लाख है तो वो 1 लाख ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सामान फ्रांस के अंदर निकल के जब रशिया तक पहुंच रहा है, कोई सामान 10 किलो का है और वहाँ पे जाके उसका वेट सिर्फ 5 किलो मेजर करा जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए ये कहा गया कि सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा कि मेजर का सिस्टम और वेट का सिस्टम एक ही करना पड़ेगा, और दूसरा जो टैक्स बैरियर है, इंटरनल कस्टम ड्यूटी है, वो ख़त्म कर देनी चाहिए। तो जिस समय फ्रांस में नेपोलियन का राज था और फ्रांस ने जितनी टेरिटरी को कैप्चर कर रखा था, उन सभी टेरिटरी के अंदर एक ही इंटरनल ड्यूटी थी और दूसरा एक ही सिस्टम था। और फिर धीरे धीरे करके जो दूसरी कंट्रियाँ आज़ाद होती चली गई, उन कंट्रियों ने भी यही लिबरलिज्म थॉट, यही कस्टम ड्यूटी और इनके तहत धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपने याद रखनी है। अच्छा, तो ये क्या हुआ था, इसकी वजह से बहुत सारे किसान, आर्टिसन, बिजनेसमैन खुश भी हुए थे, ऑफकोर्स हुए थे। किसी किसी को अच्छा फील हुआ था, किसी किसी को बुरा फील हुआ था, लेकिन अच्छी बात इससे ये करी कि नेपोलियन ने कि उसने पूरी तरीके से कस्टम ड्यूटी को, कैपिटल फ्लो को अच्छा करा। ये तो पहले क्या होता था, हर किसी स्टेट की अपनी करेंसी होती थी, हर किसी कंट्री का अपना मेजर और वेट सिस्टम होता था, और सामान को लाने ले जाने में दिक्कत होती थी। जैसे मान लीजिए कि 1833 की बात हो रही है, 1833 की बात हो रही है, ये जब का टाइम पीरियड था जब नेपोलियन मर चुका था। इवन उसने अपने टेरिटरी के अंदर तो कर दिया था, लेकिन 1833 के अंदर ये बोला गया था कि अगर कोई सामान हैम्बर्ग एम्पायर से, ये हैम्बर्ग एम्पायर है, ये वाला प्लेस कहाँ गया, ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है, तो ये हैम्बर्ग एम्पायर, ये हैम्बर्ग एम्पायर से न्यूरम्बर्ग में अगर कोई सामान जा रहा है, तो न्यूरम्बर्ग जो रशिया के अंदर कहीं पे जाके है, वहाँ कहीं सामान जा रहा है, तो ये कहते थे कि इतने सारे उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, 11 कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, और 11 कस्टम ड्यूटी में उन्हें हर कस्टम ड्यूटी में 5% पैसा जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ता था। मतलब कोई सामान मान लीजिए कि नीदरलैंड से आ रहा है, अब नीदरलैंड से कोई सामान मान लीजिए कि यहाँ पे इधर आएगा, तो ये 3-4 स्टेट बढ़ गए, 3-4 स्टेट अगर बढ़ गए तो इसमें हर स्टेट को क्रॉस करते समय 5% का कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। तो ये बिल्कुल गलत था। देखो, जब बिजनेस ही नहीं होगा दूसरी कंट्री के साथ, तो ऑफकोर्स व्यापार भी नहीं होगा, व्यापार नहीं हो रहा तो आइडिया और थॉट प्रोसेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाएंगे। तो इसीलिए एक टाइम पीरियड आया था 1834 का टाइम पीरियड से 1819 के टाइम पीरियड पे जर्मन ज़ुल्वेरियन सिस्टम बनाया गया था। जर्मन ज़ुल्वेरियन सिस्टम में ये बताया गया था कि जितनी भी पर्शिया और जर्मनी के इलाके हैं ना, वहाँ पे जब भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रेडिंग करेंगे तो ऑफकोर्स कोई भी टैक्स बैरियर नहीं लगेगा। तो कम से कम इसमें बताया जाता है कि टैक्स बैरियर जो थे वो कितने थे, दो तक कम कर दिए गए, इसमें 2 तक कम कर दिए गए, लेकिन टैक्स बैरियर आई थिंक 30 टैक्स बैरियर थे, और 30 टैक्स बैरियर को कम करके सिर्फ 2 टैक्स बैरियर कर दिए। अब जब 2 टैक्स बैरियर हो गए तो भाई बिजनेस बढ़ने लग गया, लोग एक दूसरे से मिलने लग गए, और जब एक दूसरे से मिलने लग गए दोस्तों, तो ऑफकोर्स फ्रांस में तो राजा का शासन वैसे भी खत्म हो ही गया था 1815 तक, तो है ना। वैसे तो 1815 के बाद दोबारा राजा का सिस्टम आया था, लेकिन काफ़ी हद तक तो वहाँ पे लोगों को आज़ादी के बारे में पता चल गया था ना। और यही सेम आइडियोलॉजी अब दूसरी कंट्री के अंदर, जर्मनी के अंदर, उसके बाद इटली के अंदर जाने लग गई थी, है ना। तो यही चीज़ जो है हमें समझनी है कि यूनिफॉर्म सिस्टम की वजह से ऑफकोर्स करेंसी रिड्यूस हुई, 30 से 22 हो गई, और उसकी वजह से जो इकोनॉमिक का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था वो ख़त्म हो गया। नेशनल यूनिफिकेशन इसकी वजह से शुरुआत हुई, और फिर धीरे धीरे करके नेशनलिज्म का स्ट्रगल जो था उसकी वेव आ गई। दूसरी और कंट्री ने फ्रांस के सेंटीमेंट को समझा, दूसरी और कंट्री ने देखा कि हाँ फ्रांस आज़ाद है तो हमें भी आज़ाद होना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, इतना बड़ा चैप्टर है जो बहुत बोरिंग है, लेकिन आपको इसे प्रैक्टिकल समझना है, आपको उसकी कहानी समझनी है। आने वाले समय पे जब पीसीएस की, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपको ये दोबारा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, डीपली पढ़नी पड़ेंगी, एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बारी पढ़ें और अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।